दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं एपी सर। आज हम इस क्लास को कल जहां ख़त्म किए थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने आपको जो मेन टॉपिक हम आपको करवा रहे थे, टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था सीएम। और सीएम के संदर्भ में हम सीएम की क्या देख रहे थे? तो हमने कहा था सीएम की शक्तियां एवं कार्य देख रहे थे। शक्तियां एवं कार्य, तो ये शक्तियां एवं कार्य हमने आपको करवाया था। और फिर हमने कहा था कि सीएम के शक्तियां एवं कार्य किन किन संदर्भ में हमें देखना चाहिए। तो हमने आपको कहा, एक आपका इसका संबंध, इसकी शक्तियां एवं संबंध मंत्र परिषद के संदर्भ में क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस कर दिया था। तो मंत्र परिषद के संबंध में ये हो चुका था। अब आज का जो डिस्कशन का पार्ट है ये दूसरा है, यानी सीएम की शक्तियां एवं कार्य, इनका रिलेशन किसके साथ? तो यहां हम गवर्नर के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? गवर्नर के साथ देखेंगे। और फिर गवर्नर जब हमारा ये इसकी कौन से कार्य, कौन सी शक्तियां होती हैं उसको देखेंगे। और फिर राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ इसका क्या संबंध होता, इसको भी हम देखेंगे। तो अगला होगा राज्य विधान मंडल के साथ, राज्य विधान मंडल के साथ, राज्य विधान मंडल के साथ क्या संबंध होता है, राज्य विधान मंडल के साथ। तो ये देखेंगे। तो मंत्र परिषद के संदर्भ में हमने कहा था कि आपको जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के संदर्भ में रिलेशन होता है, सेम एज रिलेशन किसका? मुख्यमंत्री का किसके साथ होता है? गवर्नर के साथ होता है। तो मंत्र परिषद के संदर्भ में हमने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को क्या कहा जाता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता। तो मंत्र परिषद के संदर्भ में इनके क्या रिलेशन होते हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आर्टिकल हमने कहा था कि आर्टिकल वहाँ पर याद करिए, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75। तो हमने कहा था यहाँ कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है कौन? 164। कैसे याद रहेगा? पीछे बता चुके हैं। आर्टिकल 164 में ये बताया गया। अब हम गवर्नर के संदर्भ में अगर इनकी हम शक्तियों की बात करते हैं तो गवर्नर के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं, तो उधर एक आर्टिकल आपको बताए हुए थे। अगर इस बात को हम आगे कंटिन्यू करें तो पीछे हमने क्या कहा था, याद करिए। एक अनुच्छेद आपको बताए थे, अनुच्छेद 78। हमने अनुच्छेद 78 में कहा था कि इस आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। पीएम का कर्तव्य, पीएम का कर्तव्य। और पीएम का कर्तव्य किसके प्रति बताया गया? तो हमने कहा था पीएम का कर्तव्य बताया गया है किसके? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। किसके संदर्भ में बताया गया? प्रेसिडेंट के संदर्भ में बताया गया है। हमने कहा था इसी आर्टिकल में 78 है, इससे पहले 11 घटा लो तो आप कहेंगे सर कितना आएगा? 8 में से 1 गया, 7 बचा। और ये कितना बचा? फिर आपका 8 में से 1 गया, 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6। और यहाँ आए, आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल 167 हो गया। तो वही तो आपको बताने जा रहे हैं, यानी अनुच्छेद 167 में क्या बताया गया है? सीएम के कर्तव्य। किसके? सीएम के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ सीएम। इसमें क्या बताया गया? ड्यूटी ऑफ सीएम। इसमें क्या बताया गया? ड्यूटी ऑफ सीएम, ड्यूटी ऑफ सीएम। और ये ड्यूटी जो सीएम की होगी ये किसके प्रति होगी? गवर्नर के। किसके प्रति होगी? गवर्नर के प्रति जो ड्यूटी होगी इसका यहां पर उल्लेख किया गया है, यानी गवर्नर के प्रति। क्या ड्यूटी इसमें बताई गई है? तो ड्यूटी बताई गई है, यानी क्या ड्यूटी बताई गई है? तो ये आर्टिकल कौन है? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 167 है।
आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 167 है, जिसमें गवर्नर के प्रति सीएम की ड्यूटी बताई गई है। सेम एज बातें इसमें किसमें हैं? जो बातें अनुच्छेद हमने आपको 78 में बताया था। अब क्या बातें हैं उसी को तो हमें जानना है। तो ये जो ये रिलेशन है यही क्या कहलाता है? इसी को कहा जाता है गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री का संबंध। तो गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री का संबंध क्या होगा, यही तो हमें जानना है। गवर्नर के साथ सीएम का संबंध। तो आर्टिकल आपका एक निकल के आ चुका। किस आर्टिकल में क्या लिखा गया? यानी हमने अभी कहा ये संबंध कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 167। 167 क्या कहता है? कहता है कि यह किसका कर्तव्य होगा? यह सीएम का कर्तव्य होगा। यह सीएम का कर्तव्य होगा कि यह पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया? यह सीएम का कर्तव्य होगा कि यह सीएम का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए समस्त प्रशासनिक निर्णयों, जो भी प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रशासनिक निर्णयों एवं विधायन के लिए प्रस्ताव, निर्णयों एवं विधायन के लिए अगर कोई प्रस्ताव लिया गया है, विधायन के लिए प्रस्ताव, तो इस संदर्भ में क्या करना होगा? सीएम का कर्तव्य होगा कि इस संदर्भ में यानी सीएम के द्वारा गवर्नर को संप्रेषित किया जाए। गवर्नर को क्या किया जाए? गवर्नर को कम्युनिकेट किया जाए। गवर्नर को क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा। गवर्नर को बताना होगा। गवर्नर को क्या करना होगा? कम्युनिकेट यानी संप्रेषित करना होगा। संप्रेषित करना होगा। यही बात वहां पर भी हम देखे थे कि मान लो कोई मंत्रिपरिषद ने प्रशासनिक डिसीजन ले लिया या प्रशासनिक मामला है या विधायन के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कर्ता धर्ता कौन होता? तो हमने कहा था वहां पीएम होता। यहाँ राज्यों के स्तर पे क्या होता है? राज्यों के स्तर पर सीएम होता है। तो सीएम मान लो सीधी सी बात है, सीएम ही आल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो सीएम के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया तो इस सीएम के द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में जब भी गवर्नर चाहे तब अगर कोई सूचना यानी ये कोई निर्णय लेता है तो ये सीएम का कर्तव्य है कि वह गवर्नर को बताएं, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे जाने की बात हो, क्योंकि यह आर्टिकल 167 जो है ये किसके कर्तव्य को बताता है? यह सीएम के कर्तव्य को बताता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्लियर हो चुका होगा। अगला इसी आर्टिकल 167 में ही आगे कहा गया, क्या कहा गया? तो इसके आगे हम समझते हैं। 167 में ही आगे क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद आगे 167 क्या लिखता है? अनुच्छेद 167 आगे क्या लिखता है? तो अनुच्छेद 167 आगे बताता है। अब समझना है कि अनुच्छेद 167 आगे क्या बताता है। ये कहता है कि अगर कोई सूचना गवर्नर के द्वारा मांगी जाती है तो उस सूचना को उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य होगा? यानी सीएम का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो आगे लिखिएगा कि प्रशासनिक तथा विधायन के लिए प्रस्ताव से संबंधित कोई सूचना इंफॉर्मेशन
कामा अगर गवर्नर के द्वारा मांगी जाती है तो सीएम का यह क्या होगा, सीएम का यह कर्तव्य होगा कि वह उस सूचना को गवर्नर को सौंपे। गवर्नर को क्या करें, गवर्नर को सौंपे। ये दूसरी बात कही गई है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर गवर्नर कोई भी उसको लगता है कि मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन लिया है, प्रशासनिक मामलों पर कोई निर्णय लिया है या विधायन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और पहले में कम्युनिकेट करना होगा, दूसरे में गवर्नर मांग रहा है कि हमें इस सूचना से आप अवगत कराइए, तो यह किसका, यह कर्तव्य बन जाता है। किसका, तो यह कर्तव्य बन जाता है किसका, सीएम का, कि ऐसी सूचना वह गवर्नर को उपलब्ध करवाए। ये बात भी 167 में ही कही गई है। ये बात भी अनुच्छेद 167 में कही गई। और इसी अनुच्छेद 167 का जो तीसरा वाला पार्ट है, इसमें कहा गया कि अगर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद उस पर क्या विचार नहीं किया है, तो ऐसी सूचना भी गवर्नर को उपलब्ध करवाना होगा। ऐसी सूचना भी क्या करना होगा, यानी गवर्नर को उपलब्ध करवाना होगा। तो अगला क्या, इसी अनुच्छेद 167 के तीसरे पार्ट में कहा गया कि अगर कोई निर्णय किसी मंत्री के द्वारा लिया गया है, किसी मंत्री के द्वारा क्या किया गया, लिया गया है, किंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ स्टेट मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, नॉट कंसीडरेशन। मंत्रिपरिषद ने क्या किया है, विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, कोई भी निर्णय है किसी मंत्री ने लिया और मंत्रिपरिषद के सामने ये प्रस्ताव लाया ही नहीं गया था, मंत्रिपरिषद के सामने नहीं रखा गया, तो ऐसे मामले में आपसे वही हम पूछ रहे हैं, क्या जब भी गवर्नर चाहे तो ऐसी सूचना को क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से मंगा सकता है। मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो ऐसे मामले में भी गवर्नर जब सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री को, तो सीएम को वह सूचना क्या करना होगा, उपलब्ध कराना होगा। वह सूचना उपलब्ध कराना होगा, वह सूचना क्या करना होगा, उपलब्ध कराना होगा। तो ये बात भी इसी में कही गई है। बात समझ में आई? यानी और मुख्यमंत्री का गवर्नर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो यहां पर अभी तक आपने देखा वह सीएम का कर्तव्य, यानी ये सब सीएम का कर्तव्य बताया गया। और सीएम का कर्तव्य बताया गया तो सीएम को भी कुछ पावर मिली है। जो प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं, उन प्रशासनिक नियुक्तियों को करते समय, प्रशासनिक नियुक्तियां आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, तो जब प्रशासनिक नियुक्तियां का मतलब हुआ कि आप जैसे वहां महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यहां पर कौन करता है, महाधिवक्ता
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता जिसे राज्यों में कहा जाता है, जो महान्यायवादी की भांति होता है, वहां राज्य के स्तर पे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो यहां पर क्या बताया गया? यहां पर बताया गया कि अगर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जानी है तो नियुक्ति करने के समय गवर्नर को यानी कि से मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री से सलाह लेना होगा। तो अगला इसी में आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है उसको हम समझते हैं। यानी मुख्यमंत्री सलाह देता है किसकी किसकी नियुक्ति करने के समय? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को किस नाम से जाना जाता? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल की, महाधिवक्ता की नियुक्ति, और महाधिवक्ता के बारे में नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। लेकिन सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो वहां 76 है, 11 घटा लीजिए, 65 आया, आगे एक चिपका देना। यहां पर 165 में है, महाधिवक्ता पद का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया। तो क्या कहा गया कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती, और अनुच्छेद 165 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और एडवोकेट जनरल हो गया। इसके अलावा और कौन किसकी नियुक्ति की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। दूसरा कौन हो गया? यानी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। इनके अध्यक्ष और इनके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति की बात हो, या राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग को क्या कहा जाता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसके जो राज्य सूचना आयोग में कौन कौन होते हैं? इसमें होता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, यहां कमिश्नर कहा जाता है, अध्यक्ष जैसा जो पद होता है। और दूसरा होता है अन्य कमिश्नर, अन्य कमिश्नर। इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा। तो ये यहां पर जितना भी ये सब लिखा है, इन सब की नियुक्ति यानी सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की सलाह पर, सीएम की सलाह पर गवर्नर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा की जाती है। गवर्नर के द्वारा की जाती है। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये आपके सामने जो अगला पॉइंट हमने बताया जो नियुक्ति के मामले में है, तो उसमें सीएम सलाह देता है और मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश जो यूपी पीसीएस का एग्जाम लेता है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, यानी यूपी पीएससी हो गया। ठीक, दूसरा राज्य सूचना आयोग हो गया, सॉरी निर्वाचन आयोग हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और कौन हो गया? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इन सब के संदर्भ में जिस इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति गवर्नर ही करता है, लेकिन सलाह किसके द्वारा दी जाती है? सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा
दी जाती है। क्वेश्चन इनका पूछेगा कि इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता, तब आंसर गवर्नर लगाएंगे, लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो मुख्यमंत्री का अगला हम रिलेशन, एक रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ देखे और दूसरा रिलेशन किसके साथ हमने देखा, तो दूसरा रिलेशन हमने इसका किसके साथ देखा, गवर्नर के साथ देखा। अब हमें जैसे वहां हम संसद के साथ राष्ट्रपति का रिलेशन देखे थे कि जब भी संसद की पहली बैठक होती है तो उसे कौन संबोधित करता, यानी संसद का सत्र आहूत करना, संसद का विघटन करना, ये पावर किसके पास होती है। तो हमने कहा था ये पावर किसके पास होती है, संसद का सत्र आहूत करना, स्थगित करना तथा लोकसभा का विघटन करना किसके पास पावर होती है, तो ये राष्ट्रपति के। 85 आर्टिकल 85 सेम एज यहाँ भी बातें आपको 11 घटा देना है, सेम एज बातें यहाँ पर भी लिखी गई। तो यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल होता है उसको आहूत करना, स्थगित करना तथा यहाँ जो विधानसभा होती है वो भंग की जाती। अगर दो सदन है, कहीं कहीं एक ही विधानसभा होता, विधान परिषद होती नहीं। अगर राज्यों में जो दो सदन होते हैं तो एक को विधानसभा कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता, विधान परिषद कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता, विधानसभा कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता, विधान परिषद कहा जाता है। तो जो विधानसभा व विधान परिषद अगर दोनों हैं तो विघटन किसका, चूंकि उच्च सदन विधान परिषद है वो हमेशा अस्थायी सदन होता राज्यसभा की भांति, उसका भी 6 साल कार्यकाल होता है, आगे हम देखेंगे, और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है उसे किस नाम से जाना जाता है, विधानसभा। तो विधानसभा का विघटन कौन करता है, तो ये भी किसकी सलाह पर, तो ये आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो सेम एज बातें यहां पर भी आपको क्या पीछे से छाप देनी है। तो आगे देखिएगा, एक अनुच्छेद पहले इसमें लिख लीजिए, अनुच्छेद वाले लिखिए। अनुच्छेद वहाँ कितना था, ये बात 85 में थी और 85 से आपको पहले 11 घटाना, आप कहेंगे सर ये कितना आएगा, यानी 174 आएगा, आगे 1 लगा लेना, यानी अनुच्छेद आपका पैदा हो गया 174। तो अनुच्छेद 174 में क्या लिखा गया, यही बात तो हम समझने जा रहे हैं। यानी पहला पॉइंट 174 में क्या कहा गया, तो उसको हम बात कर लेते हैं। देखो मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा गवर्नर को राज्य विधानमंडल के सत्र को, राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने आहूत करने का मतलब हुआ समन, बुलाना, आहूत करने, दूसरा स्थगन, प्रोरोग्यो स्थगित करने तथा विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट इसी को लेजिस्लेटिव, वहां लोकसभा की भांति होती, इसी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, तथा विधानसभा को विघटित करने की सलाह देता है, को विघटित करने की क्या देता है, सलाह, को विघटित करने की सलाह देता है। को विघटित करने की कौन देता है, सलाह देता है। ये पहला काम हो गया, ठीक। अगला है जब चाहे, यानी सीएम जब चाहे तब, सीएम जब चाहे तब गवर्नर को, जो मंत्रिपरिषद है इसको भंग करने के लिए कह सकता है, मंत्रिपरिषद को
मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है, भंग करने के लिए अनुशंसा कर सकता है, भंग करने के लिए अनुशंसा, या इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिफारिश, अनुशंसा या सिफारिश, ब्रैकेट में रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन कर सकता है। तो इससे कि क्यों ये भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी अगर कौन चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, वहां पर प्रधानमंत्री, यहां पर मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो कह सकता है कि मंत्रिपरिषद, गवर्नर से कह सकता है कि मंत्रिपरिषद को भंग कर दो। तो मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए क्या कर सकता है, सिफारिश किसी भी समय कर सकता है, कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा ही, इसी सीएम के द्वारा ही, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा ही अपनी नीतियों को, सरकार की नीतियों को, जो सरकार नीतियां लागू की है, वहां पर भी हमने प्रधानमंत्री को बताया था, सरकार की नीतियों को विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है, विधानमंडल के पटल पर रखा जाता, पटल पर रखवाया जाता है, रखवाया जाता है। वैसे कौन रखता, गवर्नर, लेकिन किसके कहने पर, किसके कहने पर रखता है, तो आप जानते हैं सीएम। सब कुछ क्या होता है, सीएम होता है। तो ये इतनी पावर किसके पास है, यानी 3 प्रकार की अभी तक आपने पावर समझा। आपने क्या समझा, आपने अभी तक क्या समझा, यानी मुख्यमंत्री की जब कार्य एवं पावर पूछा जाए, सीएम के कार्य एवं शक्तियां, सीएम के कार्य एवं शक्तियां, सीएम के कार्य एवं शक्तियां। तो हमने आपको कौन कौन से कार्य एवं कौन कौन सी शक्तियां बताई। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो हमने कहा जब भी ये आए तो आप बिल्कुल बांट लीजिए। क्या बांट लीजिए, पहला बांट लीजिए मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इसके पास क्या पावर है। पहला कौन हो गया, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। दूसरा कौन हो गया, गवर्नर के संदर्भ में। दूसरी पावर इसके पास कौन, यानी गवर्नर के संदर्भ में। तो दूसरा कौन हो गया पॉइंट, गवर्नर, जो आपको बता चुके हैं, गवर्नर के संदर्भ में। और तीसरा हमने बताया आपको और क्या ध्यान देना है, किसके संदर्भ में इसकी पावर देखना है। तो तीसरा आपका हो गया किसके संदर्भ में, तो तीसरा भी हमने कहा मंत्रिपरिषद, और उसके बाद गवर्नर हो गया, फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। अब लास्ट बचता है यानी अन्य शक्तियां, वहां पर भी हम देखे थे अदर पावर ऑफ सीएम, अदर पावर्स ऑफ सीएम। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या समझेंगे, यानी अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, किसकी अन्य शक्तियां। जैसे प्रधानमंत्री की वहां अन्य शक्तियां देखे थे, वैसे यहां पर हम किसकी शक्तियां देखेंगे, मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, इसको हम समझेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, मुख्यमंत्री की अन्य कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री के, सीएम के, सीएम की अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां
एवं कार्य। तो सीएम की अन्य शक्तियां एवं कार्य कौन कौन से हैं? तो जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है, राज्य नियोजन बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। सीएम क्या होता है? राज्य प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सीएम क्या होता है? सीएम स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, इसे क्या कहा जाता है? राज्य नियोजन बोर्ड। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। यानी सीएम के द्वारा सीएम के द्वारा जो राज्य नियोजन बोर्ड होता है उसकी अध्यक्षता की जाती। कब कौन प्लानिंग बननी है, कौन सी योजना, कौन सा प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाना है, इन सब के संदर्भ में सीएम के द्वारा क्या किया जाता है? यानी सलाह मशविरा की जाती है मंत्रियों के साथ। यानी राज्य जो नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। और इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, एक आपकी कौन होती है? जोनल क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। दूसरा वाला कौन? जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल, इसी को क्या कहा जाता? इसको कहा जाता क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो भारत का गृह मंत्री होता है। भारत का गृह मंत्री होता है, लेकिन इसका जो उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सीएम। राज्यों के जो सीएम होते हैं, ये सीएम बनाए जाते। और आप कहेंगे कैसे बनाए जाते? 28 राज्य हैं, उनके सीएम कैसे बनाए जाएंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब हुआ 28 राज्यों का एक क्रम तय कर लिया गया कि इस नंबर पे आप रोटेट करके आओगे तो इतने दिन बाद आप क्या होगे? उपाध्यक्ष बनाए जाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन के आधार पे जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वह क्षेत्रीय परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में बनाए जाते। और जो ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए, जैसे आप समझ लो, अभी बता रहे हैं, उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए होता। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का योगी जी 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बने। अगला रोटेशन में बिहार आ रहा तो बिहार के जो सीएम होंगे वो अगले उपाध्यक्ष बनेंगे। फिर आपका मान लो तमिलनाडु का नंबर आ गया तो तमिलनाडु का जो अध्यक्ष होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वह 1 साल के लिए क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अध्यक्ष फिक्स है। अध्यक्ष कौन होता? गृह मंत्री होता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के आधार पर, किसके? रोटेशन के आधार पर, रोटेशन के आधार पर क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये भी इसी का काम होता है। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, और ये भी बताए थे, उसके सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है सीएम को। तो आगे इसमें समझिएगा, जो हमारा सीएम होता है, तो 2 चीजें पीछे हम हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल,
जिसे हिंदी में अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जाना जाता है। अंतर्राज्यीय किस नाम से जाना जाता? अंतर्राज्यीय परिषद। दूसरी आपकी होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी बता चुके हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे क्या कहा जाता? राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे इसका हम अलग से एक डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद। इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है, इन दोनों का अध्यक्ष पीएम होता है। दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता? भारत का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसमें सीएम को भी शामिल किया जाता है। इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता? यानी पीएम होता है। लेकिन सदस्य के रूप में सीएम भी शामिल होते हैं। लेकिन इन दोनों में सदस्य के रूप में राज्यों के सीएम को शामिल किया जाता है। तो ये भी काम सीएम का ही है। राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। राज्यों के किसको शामिल किया जाता? राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो इसका जिक्र कहां है? संविधान में है। एक आर्टिकल याद होगा, आपको बताए थे, अनुच्छेद 263। आगे हम चर्चा इसकी करेंगे, अभी ये लिख लीजिए, अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख। लेकिन इसका संविधान में नहीं है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 6 अगस्त कब किया गया? इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार का मुख्य वक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री आके पब्लिक मंच या कहीं पर भी कुछ बोलता है तो इसका सीधा सा अर्थ लगाया जाता सरकार का यह बयान है, सरकार बोल रही है। मुख्यमंत्री बोलने का मतलब हुआ सरकार का बोलना। तो अगला लिखिए, यानी मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का क्या होता है? मुख्य वक्ता। और मुख्य वक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ स्पोक्समैन। चीफ स्पोक्समैन। चीफ स्पोक्समैन, मुख्य वक्ता क्या है? होता है। तो अगर मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है तो इसका सीधा हमने क्या बताया? माना जाता है कि सरकार कह रही है, सरकार बोल रही है। सरकार का अर्थ सीधा मुख्यमंत्री से लगाया जाता है। अगर कोई भी आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर कुछ भी क्राइसिस आ गई तो उसका मैनेजर इन चीफ होता है। अगला,
मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक मामलों में जो भी वो डिसीजन लेगा उसका फाइनल होगा। राजनीतिक स्तर पर, अब मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर क्या होता है? संकट क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है। इसको बोलते हैं क्राइसिस, संकट जो आया है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए, मैनेजर इन चीफ होता है। क्या होता? मैनेजर इन चीफ होता है। आगे समझिएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जो मुख्यमंत्री होता है, ये आपातकाल के दौरान कई बार क्या होती है, कुछ जो विधायक होते हैं एक दल से भाग करके दूसरे दलों में आते जाते रहते हैं या अस्थिरता लगी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है और वही संकट से उबारता है, तो इसीलिए उसे क्राइसिस इन मैनेजर इन चीफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? मैनेजर इन चीफ कहा जाता है। मैनेजर इन चीफ कहा जाता है। अगर अन्य चीजों की हम बात करें और क्या, तो ध्यान दीजिएगा, वह राज्य का नेता होता है। मुख्यमंत्री सीएम राज्य का नेता होता है, राज्य का लीडर होता है, वही सरकार को आगे ले जाता है। राज्य का क्या होता है? लीडर या नेता होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको क्या किया जाता है, यानी रखा जाता है। और समय समय पर वह लोगों से संवाद भी कर सकता है, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, वैसे मुख्यमंत्री जनता दरबार में आप देखते हो मुख्यमंत्री चाहे योगी हो या अन्य जनता की बातों को सुनते हैं, इसीलिए वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य के नेता होते, जनता की सेवा के लिए वो समय समय पर जनता दरबार इत्यादि भी आयोजित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो सेवाओं के राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक मुखिया, सेवाओं के राजनीतिक मुखिया कौन होता है? सीएम होता है। तो आगे लिखिए, सेवाओं, कोई भी सेवा दी जा रही तो उसका जो, अगर आपका फायदा नहीं, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो सेवाओं का राजनीतिक हेड, राजनीतिक मुखिया कौन होता है? सीएम होता है। सीएम होता है। इसी को कहा जाता है कि सीएम इज द हेड ऑफ, सीएम इसको लिख लिए, सीएम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज। सीएम इज द हेड ऑफ, सीएम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ, सीएम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। यानी सीएम क्या होता है?
राजनीतिक सेवाओं का हेड होता है, जो भी सेवाएं सरकार मुहैया करा रही है। तो इसीलिए जो सीएम का पद होता है ये बहुत आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। सीएम का पद क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। अब सीएम से रिलेटेड हमने कहा था कि अगर सीएम त्यागपत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रि परिषद भंग हो जाती है। सीएम के त्यागपत्र देते ही सीएम त्यागपत्र के माध्यम से पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो, पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। इसीलिए सभी मंत्रियों में सीएम का पद क्या माना जाता, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सीएम का पद क्या होता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीएम का, ये ध्यान रखिए। सीएम का पद क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार आपका जो सीएम वाला टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। लेकिन कंप्लीट होते ही एक बात याद रखिएगा, अगर किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया तो सरकार नहीं गिरती है। यहां नोट डाल के लिख लो, राज्य स्तर पर भी किसी मंत्री के द्वारा, राज्य स्तर पर भी किसी मंत्री के द्वारा यदि त्यागपत्र दिया जाता है, यदि त्यागपत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे हम लोग कल, यानी अब इसके आगे क्या समझेंगे, कल की क्लास में हम लोग समझ लेंगे मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद को एक साथ समझेंगे, फिर राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसको समझ लेंगे, फिर कैबिनेट कमेटी एक साथ निपटा लेंगे, वहां वाली और राज्य वाली दोनों कैबिनेट कमेटी निपटा लेंगे, और निपटाने के बाद जो कार्यपालिका का काम है ये पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा।
और कार्यपालिका के पूरा होते ही फिर हम लोग क्या, यानी कार्यपालिका के पूरा होते ही हम विधायिका पे आएंगे, लेजिस्लेटिव पे आएंगे, जो कानून बनाने की काम करती है। तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे कानून बनाए जाते हैं, और इस प्रकार आपका ये टॉपिक धीरे धीरे पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।